प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। उमाकांत सर के जीएस क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करते हैं। चलिए आज अपनी हिंदी को आगे बढ़ाया जाए। अपनी हिंदी की तरफ में हमने सबसे पहले आपको संधि की अगर मैं बात किया था तो संधि आपकी स्वर संधि आपकी समाप्त है। स्वर संधि के आपके यहाँ 5 भेद थे और 5 भेदों को मैंने पूर्णतः समाप्त किया और बेहतर यही होगा कि आपने स्वर संधि से बहुत कुछ सीखा और जो संधि की वहाँ परिभाषा थी वही संधि की यहाँ भी है, क्योंकि संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक आपका स्वर है, दूसरा व्यंजन है, तीसरा विसर्ग है। हमने स्वर के बारे में, स्वर के 5 भेद के बारे में मैंने बात किया, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ईगण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ये 5 संधियाँ आपकी खत्म हो चुकी हैं। अगली आपकी संधि आती है व्यंजन स्वर संधि। व्यंजन स्वर संधि में व्यंजन की बात होगा, स्वर संधि में स्वर की बात हो रहा था। जहाँ पे स्वरों का स्वर से मेल हो रहा था वहाँ पे स्वर संधि हो रहा था, लेकिन यहाँ पे व्यंजन और स्वर दोनों से मेल हो तब इसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अगर कोई दोस्तों आपसे अगर पूछे कि व्यंजन की परिभाषा बताइए, व्यंजन संधि की परिभाषा बताइए, तो व्यंजन संधि की जो परिभाषा होती है दोस्तों वो होता क्या है, आइए देखते हैं। आपके यहाँ पे 33 मूल व्यंजन हैं, उसके अलावा भी आपके 4 आपके अंतस्थ हो जाएंगे और 4 आपके ऊष्म हो जाएंगे, ठीक है। इन सभी व्यंजनों की इसमें प्रकार व अलग अलग से इनकी मापिंग की गई है, ठीक। आगे अगर हम इसकी परिभाषा देखें व्यंजन की, तो परिभाषा क्या होती है भैया? परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो व्यंजन की जो परिभाषा कहता क्या है कि अगर यदि लिख रहे हैं यदि व्यंजन का मेल, यदि व्यंजन का मेल व्यंजन या स्वर से हो तो उससे उत्पन्न विकार मतलब परिवर्तन, तो उससे उत्पन्न विकार परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। सबसे बड़ी बात कि यदि व्यंजन का मेल व्यंजन या स्वर से हो और जो मेल के बाद जो विकार हो, जो परिवर्तन हो, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? तो व्यंजन संधि कहते हैं। समझ रहे इस बात को, ठीक है। अब अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं करूं तो यहाँ पे लिख लीजिएगा व्यंजन प्लस व्यंजन या स्वर बराबर लिख लीजिएगा भैया विकार कोष्टक में व्यंजन। ये आपका पूर्णतः व्यंजन की परिभाषा हो गया। परिभाषा क्या है? यदि व्यंजन का मेल व्यंजन से या स्वर से हो तो उससे उत्पन्न विकार परिवर्तन क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि। पूरी परिभाषा इसमें एकदम समाहित है, पूर्णतः देख सकते हैं। यदि मैं व्यंजन का मेल, किसका मेल? यहाँ पे देखिए व्यंजन की मैं बात करूंगा, ठीक है। और आप ये जो प्लस के पहले है, इसका मतलब ये आपका क्या है? पहले वाले शब्द का अंतिम है, ये दूसरे वाले शब्द का प्रारंभ है, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे भैया कि त जमा न बराबर क्या बनेगा, तो इस त का परिवर्तन एक नियम के अनुसार होता है। यदि त के बाद किसी भी वर्ड का 5वां है तो 5वें में अपना बदल जाता है, तो त का क्या बनेगा? न बनेगा। हो क्या भैया? नन हो, ठीक है। अगर ये बात यहाँ से नहीं समझ में आई तो मैं इसी पे एक एग्जाम्पल दे दूँ दोस्तों। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे जगत प्लस नाथ, जगत जमा नाथ। अब हमने आपको पहले ही बताया था, जब भी आपको इस तरह या इस फॉर्म में आपको मिले तो सबसे पहली बात आपको यह समझना चाहिए कि यहाँ पे आपको संधि की परिभाषा याद है कि नहीं। संधि की परिभाषा क्या है? 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो यह बात आपको तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि 2 वर्ण वो मिलेंगे कहाँ से? तो दोस्तों
जो दो वर्ण हैं वहाँ पे संधि विच्छेद का एक नियम आता है, और विच्छेद कहता है कि अगर विक्षेपण आपको शब्दों का मिले, अगर शब्दों का क्या हो, विच्छेद मिले, तो पहले वाले शब्द के अंत में और दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में चले जाएंगे तो आपको दो वर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा? दो वर्ण मिलेगा। पहले वाले शब्द के अंत में गए भैया तो आपको त मिला, और दूसरे वाले के गए तो क्या मिला? न मिला, है ना। दोनों का मेल किए तो एक नियम के अनुसार कहता है कि यदि त के बाद कोई भी पांचवा अक्षर आता है तो यह जो त है अपने पांचवें में बदल जाता है। तो तथा तथा न करेंगे, इसका पांचवा क्या है दोस्तों? तो न है। अगर यहाँ पे त अपने मूल रूप में है तो न भी जो होगा अपने मूल रूप में होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा भैया? न है। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे न बजाय यहाँ पे न लिख लेंगे, यहाँ पे जो आठ पूरा नाथ लिख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या बच गया? जग बच गया। अब सबको जोड़ते हैं, जैसे ही जोड़ेंगे भैया क्या बनेगा? ज गण, आधा न है, पूरा न है, आ है, फिर थ है, क्या होगा भैया? जगन्नाथ। ठीक है, जगत प्लस नाथ बराबर क्या हो गया? जगन्नाथ। यह चीज एक नियम में आएगी, अभी मैं नियम आपको आगे बताऊंगा। संधि में देखिए यहाँ पे आप प्रकार तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्या? यहाँ पे नियम पढ़ेंगे। हालांकि आप जो इसका प्रकार होता है संस्कृत में देखा जाता है, इसके प्रकार हैं, लेकिन हिंदी में प्रकार नहीं पढ़ा जाता है। एक नियम के तहत जो आपकी परीक्षा उपयोगी है उसी पे हम इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो नियमों की जो संख्या है, जितना हम पढ़ेंगे लगभग इसमें कई नियम हैं। तो नियमों पे पूरी नियम पे चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन आप बता दें कि इसमें आपको कम से कम 10 से 12 नियम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कम से कम 10 से 12 नियम आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और ये 10 से 12 नियम आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक, तो यह बात समझ गए। जब व्यंजन के साथ, ये देखिए त आपका व्यंजन है, या व्यंजन का मेल हो या किसी स्वर का हो, इसी व्यंजन के साथ देखिए यहाँ पे व्यंजन है, व्यंजन के साथ व्यंजन आ गया, तब भी क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। लेकिन यदि व्यंजन के साथ कोई स्वर आवे, क्या आवे? कोई स्वर आ जाए, तब भी क्या होगा? ये व्यंजन संधि होगा। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रहे, व्यंजन संधि की सीधी सी पहचान है, जब भी आपको व्यंजन संधि का कोई भी शब्द मिलेगा तो सबसे पहली बात आपको होता क्या है कि आप जब इसका विच्छेद करेंगे तो अपने मूल रूप में व्यंजन बदल जाता है, उसमें स्वर नहीं समाहित होता है जब विच्छेद करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने जगन्नाथ का संधि विच्छेद किया तो जगत हो गया या नाथ हो गया। ये त जो आपका अंतिम जो वर्ड होता है अपने मूल में चेंज हो जाता है। तो हमेशा देखिएगा जब विच्छेद करेंगे तो आपके अंतिम में क्या होगा? हलंत मिलेगा। जैसे ही आप देखेंगे जहाँ हलंत मिल रहा है, इसका मतलब व्यंजन अपने मूल में है, और यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी भैया? तो व्यंजन संधि हो जाएगी। मेरी बात से पूर्णतः समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आ रही हो तो हम आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात से आप पूर्णतः समझिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। आप लोग का कमेंट बहुत ही कम आता है। ठीक, तो करिए और सीखिए। चलिए हम नियम 1 पढ़ते हैं। इसी के हिसाब से आपने समझ लिया व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल हो तो उससे जो उत्पन्न विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। चलिए मेरे बहादुर बच्चों, आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। ठीक, देख रहे हैं ना? पहला नियम इसमें क्या है? नियम 1 ये कहता है कि यदि आपके क च ट त प के बाद, किसके बाद भैया? यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या य र ल आए, या कोई स्वर आए, तो ये जो आपका क च ट त प होता है ना, वो अपने तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो नियम देखिए और उसके सब उदाहरण भी देखिएगा। नियम 1 भैया ध्यान से देखिएगा, नियम 1 क्या कहता है? नियम 1 कहता है कि यदि, क्या कह रहा है? यदि क च त त प के बाद यदि क च ट त प के बाद भैया क्या है? आगे किसी वर्ग का
किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प, तो क, च, ट, त, प अपने तीसरे में परिवर्तन हो जाते हैं। और इनका तीसरा भैया क्या होगा, क, च, ट, त, प का, तो क का लिखेंगे ग, च का लिखेंगे ज, ट का लिखेंगे ट और त का लिखेंगे त, थ, द और प का लिखेंगे क्या भैया, प, फ, ब। मतलब ये इसमें क्या होगा भैया, बदल जाएगा आपका क, च, ट, त, प। नियम साधारण है, कह रहा है कि अगर मैं इसको डायग्राम में अगर कन्वर्ट करूं तो डायग्राम आपका इस तरह बनेगा, यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग, किसी वर्ग का लिखिएगा, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग या य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो ये जो आपका क, च, ट, त, प है ना, अपने तीसरे में बदल जाता है। इसका तीसरा, क का तीसरा क्या होगा भैया, तो क का तीसरा आपका ग होगा और च का आपका ज होगा, त का आपका ड होगा और त का आपका द होगा और प का आपका ब होगा। इस हिसाब से हम देखें तो कहेंगे कि यदि क, च, ट, त, प के बाद, ठीक है, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या कोई य, र, ल, व आए या कोई स्वर आए तो ये जो आपका क, च, ट, त, प है अपने तीसरे में बदल जाता है। बात समझ में आई। अब इस पे अगर हम जब तक एग्जाम्पल ना दे तब तक यह नियम नहीं समझ में आएगा, है ना। तो पहला एग्जाम्पल भैया आपका इसमें ये है, लिखिएगा क का ग में परिवर्तन, हम दिखाएंगे आपको क का ग में परिवर्तन। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, दिक जमा अंबर, दिक जमा अंबर, ठीक है। अब देखिएगा ये आपका, हमने कहा कि अगर इस तरह आपको इस फॉर्म में कभी मिले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पहले वाले शब्द के अंतिम अक्षर को दूसरे वाले के प्रारंभ में देखेंगे। पहले वाले शब्द का अंतिम क्या आपको मिला दोस्तों, तो क मिला, ठीक है, और दूसरे का क्या मिला, तो अ मिला। अब फिर इस नियम को देखिए, कह रहा है कि यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण य, र, ल या कोई स्वर आवे, तो यहाँ पे क के बाद क्या आया है, कोई स्वर है ना, तो ये जो क है अपनी किस में बदल जाएगा भैया, ग में। किसमें, तो क का परिवर्तन किस में हो जाएगा, अपने तीसरे में, और ग पूरा हो जाएगा क्योंकि अ मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या बच गया भैया, डी बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, मंबर बच गया। अब सबको जैसे ही जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, दिगंबर बन जाएगा। क्या बनेगा, दिगंबर। दिग प्लस अंबर बराबर क्या हो गया भैया, ये दिगंबर, है ना। क्या बन गई, दिगंबर। प्यारे दोस्तों आपने जहां से शुरू किया था और वहीं पे आपने समाप्त कर दिया, इसका मतलब ये आपकी संधि क्या हो गई, सही हो गई, है कि नहीं। अच्छा, यह नियम अगर समझ में आया हो, ये देखिए क का ग में परिवर्तन है, क का ग में परिवर्तन है। क के बाद आपका आया नियम के विरुद्ध, देखिए क के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य, र, ल, व या कोई स्वर आवे, तो क के बाद क्या आवे, कोई स्वर आ गया है, चाहे तीसरा चौथा वर्ण आवे, चाहे य, र, ल, व आए, चाहे क्या आवे, कोई स्वर आवे।
तो इस क का परिवर्तन किस में हो जाएगा, अपने तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। और अपने तीसरे में जब परिवर्तन होगा तो क्या होगा भैया, दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर। अब देखिए क के नीचे हलंत लगाना तो अपनी मूल में है कि नहीं। चलिए साथियों आगे हम चलें इसी नियम पे। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर रहे हैं तो नोट कर लिए बेहतर से। पहला नियम है नियम नंबर 1, इसी के अनुसार अभी चलेंगे। 2-4 एग्जाम्पल और भी देखिए। चलिए लिखिएगा भैया, वागीश वागजात दिग्गज दिग्दर्शन, यहीं पे लिख दें वागीश वागजाल वागीश वागजाल दिग्दर्शन दिग्दर्शन। दिख रहा है ना, मूलतः अगर दिख रहा होगा तो वागीश का संधि विच्छेद जब करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको ग दिख रहा है, इसका मतलब कि इसका परिवर्तन किससे होकर आया, क से, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखें क का ग में परिवर्तन, तो इसका परिवर्तन किससे होकर आया है, क से। इसलिए इसका जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा भैया, वाक जमा क्या हो जाएगा, वाक जमा ईस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ ई है और स है, इसलिए वाक जमा क्या हो जाएगा, ईस हो जाएगा। उसी तरह आप इसको देखेंगे, ग आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जब ग में इसका मतलब क से परिवर्तन होके आएगा, इसलिए क्या होगा, वाक जमा जाल हो जाएगा, है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पे ग पूरा है, यहाँ पे ग आधा है, तो एक बात है, क्योंकि यहाँ पे ग इसलिए पूरा, इसमें व्यंजन, इसमें स्वर आपका मिला हुआ है, और यहाँ पे देखिए व्यंजन, इसलिए व्यंजन मिलके व्यंजन को पूर्ण नहीं करता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो पटीदार है, पटीदार को देखकर क्या होता है, जलन होता है, उसी तरह व्यंजन का भाई व्यंजन जब रहेगा तो वो उसे पूर्ण नहीं करेगा, ठीक है। तो दूर का वासी उसका स्वर था, इसलिए स्वर क्या करता है, व्यंजन को पूर्ण कर लेता है। दिग्दर्शन का क्या होगा भैया, तो दिक जमा दर्शन, है ना, दिक जमा क्या हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, ठीक। तो मित्रों अगर यह नियम समझ में आया हो तो हम च का ज में परिवर्तन देखें। च का ज में परिवर्तन देखेंगे तो इसका जो एग्जाम्पल होगा भैया, देखिएगा अजंत, ये तो क का ग में परिवर्तन आपने देखा, पहला आपने देख लिया क का ग में परिवर्तन। अब दूसरा देखेंगे च का ज में परिवर्तन। तो साथियों इसे मिटाएं मेरे प्यारों छात्रों, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो नियम है, नियम के विरुद्ध बिल्कुल नहीं जाना है, जो नियम कर है वही कार्य करना है, ठीक है। चाहे आपके दैनिक गति का नियम हो, चाहे हमारे पढ़ाई लिखाई का जो नियम है, ठीक है। नियम और सिस्टमेटिक से अगर चला जाए तो हमारे कार्य आसानी से होते हैं, है ना। चलिए मिटा दें इसे, समयानुसार जो मिल जाए सब कुछ सही है ना। इसको पूरा मिटा दे रहे हैं, ठीक है। नियम तो समझ ही गए होंगे या तो नोट किए होंगे, तो इसको देखिएगा और देख देख के आप करिएगा, हम तो बता ही रहे हैं। चलिए भैया अब लिखेंगे च का ज में परिवर्तन, क्या लिखेंगे, च का ज में परिवर्तन, च का ज में परिवर्तन। अभी आपने देखा क का ग में परिवर्तन, जिसमें आपने दिग्दर्शन देखा, वागजाल देखा, वागीश देखा, है ना। अब देखिएगा च का ज में जो परिवर्तन है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं तो देखिएगा है भैया क्या है आपके सामने, अजंत, क्या है, अजंत। यहाँ लिख सकते हैं आप सच जमा अंत, दोनों का संधि विच्छेद, एक का संधि विच्छेद करना है और एक को आपको शब्द बनाना है भैया। देखिएगा पहले का संधि विच्छेद मित्रों क्या होगा, नियम के अनुसार क्या होगा, अच प्लस अंत, ठीक है। पहले का संधि विच्छेद क्या होगा, अच जमा अंत होगा, और दूसरे का शब्द क्या बनेगा, सजंत बनेगा, है ना। अब तो सही है, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे देखिए च का किस में परिवर्तन हो जाएगा, ज में, और यहाँ पे देखिए आपका ज का परिवर्तन किस में हो जाएगा, च में, है ना। अब च का ज में, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे संधि विच्छेद आपको मिला तो वहाँ पे संधि विच्छेद करना था, इसलिए जब संधि विच्छेद किए तो आपको च मिल गया है, और यहाँ पे जब इसको जोड़े तो आपको ज मिल गया है। ठीक है, आगे चलें। अगर ये बात पूर्णतः अगर समझ में आ गई तो आगे चला जाए। अब उसके बाद भैया क च, अब ट का देखेंगे, ट का ड में परिवर्तन। ठीक है, ट का ड में परिवर्तन, ट का ड में परिवर्तन। ट का ड में जो परिवर्तन है उसमें देखेंगे हम, पहला भैया लिखिएगा खट दर्शन, संधि विच्छेद इसका भी करिए, इसका भी करिए, सट जमा आनंद, दो आपको हम देंगे। ठीक है, सब में करिएगा। खट दर्शन का क्या होगा संधि विच्छेद, तो सट जमा दर्शन, है ना। अब ट का ड में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जब व्यंजन दोनों साथ मिलेंगे तो ये ड आपका अधूरा रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जब आप इसको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो आपका ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, ट में, क्योंकि आपने देखा कि क च ट के बाद क्या आया भैया आपका, ड के बाद, ट के बाद क्या आ आएगा ना। जब आ आएगा तो ये ट में परिवर्तन हो जाएगा, किसमें, ट में। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद सट प्लस आनंद करिएगा, सट जमा आनंद। अब इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ड में हो जाएगा ना। जब ड में होगा तो अभी आ मिलेगा, इसके बाद क्या है आपका, आ आया है। दूसरा शब्द आपको, दूसरा वर्ण क्या मिला, आ मिला। जब दोनों का मेल करेंगे ये क्या हो जाएगा आपका, डा हो जाएगा, और यहाँ का बचा स बचा, और यहाँ पे क्या बचा आपका, नन बच गया, है ना, दो न बच गया। अब सबको जैसे ही जोड़ेंगे क्या बनेगा भैया, ये सडानन, क्या बन गया ये, सडानन। ठीक है, तो सट प्लस आनंद बराबर क्या बनेगा, ये सडानन। ठीक है, चलिए अब देखिए क च ट हो गया, अब आएगा त। अब त का परिवर्तन किसमें होगा, त का द में परिवर्तन होगा, है ना। तो लिखिएगा त का द में परिवर्तन। ये दोनों नियम बेहतरीन उसी नियम से भी निकल के हुए आ रहे हैं। ठीक है, अगला लिखिएगा त का द में परिवर्तन, अभी उसी नियम में हम पहले ही नियम में चल रहे हैं। ठीक है, त का द में परिवर्तन। लिखिएगा त का द में परिवर्तन, त का द में परिवर्तन। भैया त का द में जब परिवर्तन देखेंगे तो इसका भी एग्जाम्पल लीजिए, त का द में परिवर्तन। ठीक है, लिखिएगा भैया त का द में परिवर्तन। उत प्लस घाटन, उत जमा घाटन। दूसरा उद्योग, उद्योग, उद्योग। अगला लिख लीजिएगा भैया जगदम्बा, जगदम्बा। चलिए भैया दो का संधि विच्छेद करना है, एक का संधि विच्छेद से शब्द आपको बनाना है। बनाइएगा उत प्लस घाटन बराबर क्या बनेगा भैया, तो क्या बनेगा, उत प्लस घाटन बराबर उद्घाटन। क्या बनेगा, त का द में हो जाएगा परिवर्तन, इसलिए क्या बनेगा, उद्घाटन। आपके सामने मैं इनसे एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ, इस प्रश्न का हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा। प्रश्न है उद्घाटन का तद्भव क्या होगा। ये तो मान लीजिए तत्सम शब्द है, उद्घाटन कैसा शब्द है, तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा। ठीक है, कमेंट में इसका जरूर जवाब दीजिएगा आप लोग। शिलान्यास, बस
बैठे रहो चुपचाप। उद्योग का संधि विच्छेद उत जमा योग। जगदम्बा का उद्घाटन का तद्भव क्या होगा? लोकार्पण में। अरे तद्भव मतलब क्या होता है भैया? संस्कृत होता है। तद्भव तो संस्कृत होता है। जगत प्लस अम्बा तत्सम संस्कृत होती है। तद्भव उसका बिगड़ा हुआ रूप जो हिंदी में आ जाता है। ये बिगड़ा हुआ होती है। ठीक है, चलिए चलिए। हाँ, हमसे क्लास लेते तो ऐसा काम होगा करता है ना। अगला प का ब में परिवर्तन हो गया होगा तो अगला लिखिएगा प का ब में परिवर्तन। प का ब में परिवर्तन। प का ब में परिवर्तन लिखेगा भैया। आप कभी लिखवाते बहुत है, समझाते। अप जमा ज अब्द दोनों का संधि विच्छेद करिएगा। एक को आपको शब्द बनाना है और एक का संधि विच्छेद। मेरे प्रिय छात्रों, आपको यह बात पूर्णतः समझ में आ रही होगी कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। हम नियम के विरुद्ध बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, नियमगत ही हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, जो नियम कहा है अभी उसी नियम पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब अप जमा ज जब करेंगे भैया, ये देखिएगा हमने आपसे कहा था कि जो अप है उसके बाद क्या लिखा है? ज लिखा है ना। अब हमने कहा था कि यदि प के बाद क्या आवे? किसी वर्ग का तीसरा चौथा या य रहा या क्या आवे भैया? कोई स्वर आवे। तो ये ज का था तीसरा है ना, च छ ज गिनेंगे तो तीसरा है। तो प के बाद जब ज आवे तो प का परिवर्तन किसमें होगी? ब में ना। प का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ब में। अब यहाँ पे क्या बच गया भैया? अ बच गया, यहाँ पे ज बच गया। सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये अब्ज। अब्ज किसका पर्याय है? कमल का। ठीक है, अब माने कीचड़, ज माने जन्म लेना। जो कीचड़ से जन्म ले उसी को हम क्या कहते हैं भैया? कमल कहते हैं, है ना। बिल्कुल साथ में सही है। अब जमा ज बराबर क्या बनेगा? अब्ज। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अब्ज। ठीक है, अब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अप जमा द। ठीक है, अप जमा द। जो कीचड़ से पानी जो वाष्पित हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं भैया? बादल। क्या बनता है? बादल। अब्द का पर्याय क्या होगा? बादल। अप जमा द बराबर अब्द। ठीक है, नियम नंबर 2। अभी आपका पहला नियम यहाँ पे समाप्त हुआ। इस नियम के अंतर्गत आपको 5 परिवर्तन देखने को मिले। अब नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 ये कहता है कि यदि म के बाद, किसके बाद? म के बाद। ठीक है, यदि म के बाद भैया य र ल व आवे या स आवे या कोई स्वर आवे तो म का परिवर्तन किस में हो जाता है? अनुस्वार में हो जाता है। इस नियम को भी देख लेते हैं, है ना। 2-4 एग्जाम्पल देखिए, तो फिर हम कल भी नियम पढ़ लेंगे। ठीक, अभी इस नियम को देख लेते हैं। लिखिएगा नियम नंबर 2। अब देखिए नियम बदल रहा है। नियम 2। नियम 2 ये कहता है कि यदि, क्या कहता है? यदि किसके बाद? म के बाद। यदि म के बाद, म के बाद, यदि म के बाद य र ल व या श श श ह या कोई स्वर या कोई स्वर आए तो म का परिवर्तन अनुस्वार, अनुस्वार का जो निशान होता है इस तरह होता है, अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है,
अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में करें लिख सकते हैं ऐसे, यदि म के बाद य र ल व या स श स ह या कोई स्वर आवे तो म का परिवर्तन किसमें हो जाता है भैया? इस म का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? अनुस्वार में। किसमें? दिख नहीं रहा है। अनुस्वार में हो जाएगा, है ना। इस म का परिवर्तन किसमें हो जाएगा दोस्तों? तो अनुस्वार में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब नियम नंबर 2 कह रहा है कि हम यहाँ से देखेंगे नियम 2 क्या कह रहा है। नियम 2 ये कह रहा है कि यदि म के बाद य र ल व अंतस्थ व्यंजन स ह उष्म व्यंजन या कोई स्वर आए तो म का परिवर्तन किसमें हो जाएगा भैया? अनुस्वार में हो जाएगा। देखिए जो म के ऊपर लगा है जो बिंदी ना, इसी को अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, जो ऊपर बिंदी लगती है उसी को अनुस्वार कहते हैं। इस म का परिवर्तन किसमें हो जाता है? अनुस्वार में हो जाता है। जैसे हम कहें आपको, जैसे लिखिएगा इसी में सम जमा विधान, सम जमा विधान। अब देखिएगा म के बाद क्या आया? कोई स्वर आया है ना। म के बाद य र ल आवे या स या कोई स्वर आवे। स कौन सा आया? देखिए म के बाद कौन सा स यहाँ पे दिख रहा है? कौन सा स्वर दिख रहा है? तो ई दिख रहा है ना। तो इस म का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? अनुस्वार में हो जाएगा। और ये जो विधान आपका बचा ही बचा है, यहाँ पे विधान लिख लीजिए, यहाँ पे स लिख लीजिए। अब सबको जब जोड़ेंगे क्या बनेगा भाई? संविधान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संविधान बन गया। सम प्लस विधान बराबर क्या? संविधान हो गया, है ना। जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे क्या हुआ? खत्म हो गया। तो आपकी संधि भी क्या हो गई? सही हो गई। अगला हम अगर आपको बोले कि इसमें अगर दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, संयम संगम लिखिए, सम प्लस गम, इसमें ग वाला नहीं आएगा। अगर लिखिए संशय, क्या लिखेंगे? संशय। ठीक है, अगला एग्जाम्पल इसमें लिखिएगा संशय और संयम संरक्षक संलग्न, इसको मिटा दे। संरक्षक संलग्न, संरक्षक संलग्न, संलग्न संयम, इन तीनों का संधि विच्छेद करिए और बनाइए। आगे और भी हम दे रहे हैं। ठीक है, संवत, संवहन, संहार, संसद, हो जाएगा। कई ऐसे शब्द मिलेंगे आपको भी। संसद, संबंध, संबंध। नहीं, इसमें ये संबंध का क्या है? सम प्लस बंध, सम प्लस बंध। इसका बनाइए संरक्षक का। जैसे यहाँ पे जैसे सम प्लस बंद करेंगे ना, तो म के बाद आपका य र ल व स स्वर आना चाहिए। वहाँ पे ब आ रहा है ना, तो संबंध नहीं होगा। बतिया समझ रहे हैं ना? हाँ, तो बात को समझिए थोड़ा गहराई से। आप लोग नहीं सोच रहे हैं इस बात। सही से बैठिए, क्लास में अगर हैं तो सही से बैठिए। ठीक, बनाइए। संरक्षक का क्या बना दिया? सम प्लस रक्षक। ठीक है, म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा संरक्षक। सम जमा लग्न, म का अनुस्वार में परिवर्तन क्या हो जाएगा? समलग्न, संलग्न। अब संयम क्या होगा भैया? सम जमा यम, सम्मत का सम जमा व, संहार का सम जमा हार, है ना। अब सभी म का क्या होगा? परिवर्तन
अनुस्वार में हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो आपका तीसरा नियम है वो भी म के ही संबंधित है, उसको हम पढ़ेंगे दोस्तों कल। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपसे यहीं से अब मिलेंगे कल। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।